धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और उसके बाद आगे की बात आपके सामने रखूंगा। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी बात होती है जो धाकड़ खबर बिना किसी कहानी के, बिना किसी कहावत के रखता हो। अपनी कहानी और कहावत के चक्कर में खबर को लंबा भी कर देता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं, तो उनसे सीधे तौर पर यही कहना है कि भैया 10 मिनट में 50 खबरें देखनी है ना, 100 खबरें देखनी है ना, चाहे खबरों का बलात्कारी क्यों ना होता, तो जाइए ना। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने बड़े बड़े मॉल सजा रखे हैं। छोटी सी दुकान में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पहले वो कहानी आपके सामने और फिर उसके बाद मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख का बयान आपके सामने रखूंगा, क्योंकि उनका ये बयान सामने आने के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि कंगना रनावत आज़ादी को लेकर, गांधी को लेकर खुद बोली थी या उनसे बुलवाया गया था। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने जो बोला है वो भी क्या राजनाथ सिंह ने खुद बोला है या राजनाथ सिंह से भी बुलवाया गया था, क्योंकि अब मोहन भागवत कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो क्या है वो बात मोहन भागवत की जो उन्होंने कही है, आपके सामने रखने से पहले कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक शहर में कर्फ्यू लग जाता है। एक मुस्लिम को जो अपने घर में कैद है, बाहर कोई निकल नहीं सकता है, कोई ज़रूरत पेश आती है, वो घर से बाहर निकल जाता है। पहले इरादा कर लेता है कि अगर पीएससी वाले पकड़ लेंगे तो बता देगा कि वो हिंदू है। पीएससी वाले पकड़ लेते हैं, उसे पूछते हैं कि बता तेरा नाम क्या है। वो कहता है साहब मेरा नाम राम सिंह है। वो डंडे से मारने लग जाते हैं, पूछते हैं ईमानदारी से बता तेरा नाम क्या है, कि साहब अल्लाह कसम मेरा नाम राम सिंह है। यानी कि जो अंदर था वो 2 मिनट में बाहर आ जाता है। इसी कहानी के संदर्भ में पूरी खबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2020 में चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर। कड़कड़डुमा की रैली में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो शाहीन बाग में हो रहा है, सीए के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, वो कोई संयोग नहीं है, प्रयोग है। ये जो डायलॉग है, क्या प्रधानमंत्री के अंदर ये डायलॉग था? जैसे उसने कहा कि अल्लाह कसम मेरा नाम राम सिंह है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री के अंदर से ये डायलॉग निकल के आ गया कि संयोग नहीं प्रयोग है। क्योंकि भाजपाई और आरएसएस से जुड़े लोग रोजाना संयोग और प्रयोग के चक्कर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पहले मुद्दों को उछालते हैं, लोगों के बीच भेजते हैं, फिर रिएक्शन देखते हैं, और उसके बाद जब मामला पक जाता है तो दिन के उजाले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद बिठा देते हैं, कोई नया कानून बना देते हैं, लोगों को 100 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल बिकवा देते हैं, 1000 रुपये में गैस सिलेंडर बिकवा देते हैं। देख लेते हैं कि लोग कितना विरोध करेंगे, उसी के बाद वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके अंदर था ये, इसलिए बाहर आया। ये भी ध्यान रखिएगा क्यों खड़ा हो रहा है संयोग और प्रयोग पर सवाल। मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूँ। कंगना रनावत, अभी इनको पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री मिलने के बाद टाइम्स नाउ पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो भीख में मिली हुई आज़ादी थी, असल आज़ादी 2014 में मिली है। और इसके बाद बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा कि मैं अपने मुद्दे पर कायम हूं, मैं इस मुद्दे पर वापस नहीं हटूंगी। इससे 2 कदम आगे जाते हुए गांधी को लेकर भी एक आपत्तिजनक बयान दिया। कहा वो सत्ता के भूखे थे, लालची थे, तभी तो वो कहते थे अपने आकाओं से, अपने मालिकों से कि हम एक थप्पड़ मारो, हम दूसरा भी गाल आपके सामने कर देंगे। और तभी तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन जो बात कंगना रनावत ने आज़ादी को लेकर कही, वैसी ही बात झांसी में खड़े होकर एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए जो है राजनाथ सिंह ने कही। और उन्होंने कहा कि 1947 में तो राजनीतिक आज़ादी मिली थी, अब 2014 में जो है हमें सामरिक आज़ादी मिली है और अब हमें देश को आगे को बढ़ाना है। यानी कंगना के बाद राजनाथ, ये तमाम खबरें मैं आपके सामने पहले ही कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में उसका लिंक लगवा देते हैं। और अब बात कर लेते हैं मोहन भागवत की, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने एक संबोधन दिया और कहा कि 75 साल में जितना हमें चलना चाहिए था, जितना हमें करना चाहिए था, उतना हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब हम कर सकते हैं। इससे सवाल पैदा हुआ कि जो लोग रात दिन चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि 75 साल में देश ने जो कमाया था वो तो असल में भाजपा की सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बर्बाद हो गया। भाई ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसके अलावा जितने भी भारतीय उपक्रम हैं, चाहे वह LIC हो, IPCL हो, BPCL हो, तमाम चीज़ों को बेचा जा रहा है। और फिर सड़कों का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। पहले टैक्स लिया गया कि सड़कें बनाएंगे, फिर टोल टैक्स लिया गया कि सड़कों का देखरेख करेंगे, और अब कह रहे हैं सड़कों का देखरेख करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और हम लोग इनका प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। रिजर्व बैंक के अंदर जो रिजर्व पैसा रखा रहता है सरकार का, वो भी निकाल चुके हैं। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल में कुछ हुआ ही नहीं, अब करने की जरूरत है। पर मुझे लगता है मोहन भागवत के बयान से पहले आपको ओम प्रकाश राजभर का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा असल में ये सावरकर के
बच्चे हैं। जैसे सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगते थे, वैसे ही ये लोग माफी मांगने लग जाते हैं। आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को यानी कि शुक्रवार के दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया और कहा कि सच्चे मन से और पवित्र हृदय से मैं देश से माफी मांगता हूं। क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, सुन लीजिए, फिर आपके सामने रखता हूं मोहन भागवत का बयान। देखिए, तो ये लोग भी सावरकर के बच्चे हैं ना, हमेशा माफी मांगते हैं। जब भी लोग देखे हैं तो हमेशा माफी मांगने का काम किए हैं। तो ये लोग, इन लोगों को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे मंत्री, विधायक, सांसद हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, सबको नागपुर ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जितना बोलते बने बोलो। तो ये सब झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिए हैं। सुन लिया आपने, बहुत बड़ा हमला बोला है और इस हमले के बाद कोई भी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज करा रहा है, ना कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा है। आप जानते हैं कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, जैसे ही कानूनी कार्रवाई होगी, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर हीरो बनेंगे और भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं चाहेंगे कि वो हीरो बने। और उन्होंने जो मुद्दा उछाला है, उस मुद्दे की आड़ में नरेंद्र मोदी ने जो माफी मांगी है, वो मामला लिपट जाए। हालांकि यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर माफी मांगी है, वो देश के कर्ता धर्ता है वर्तमान समय में। और सावरकर ने जो अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो गुलामी का दौर था, अपने आप को बचाने के लिए माफी मांगी थी। दोनों माफियों का जो है मवाजना यानी कि तुलना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपके सामने विज्ञान भवन का वो वीडियो रखने जा रहा हूं मोहन भागवत का, जो उन्होंने कहा है कि 75 साल में हम 4 कदम भी नहीं चल पाए। सेवा में होश होता है, जोश नहीं। ये जहां नारे लगाने वहीं लगाने चाहिए। ये काम नारों का नहीं है, ये काम करना पड़ता है। मेरे बोलने पर आप तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। इन 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है, उस पर चलेंगे तो चलेंगे ही नहीं। चले नहीं इसलिए नहीं बढ़े। वो एक सुभाषित है, योजनानाम सहस्रोपि शनैर गच्छेत पिपीलिका। सहस्र योजन भी छोटी चींटी अपने पैरों से धीरे धीरे चल के निकल जाती है। एक गांव से दूसरे गांव जाती है चींटियां, है तो वैज्ञानिक सत्य है, जीव शास्त्र का अध्ययन करने वालों को मालूम है। माइग्रेशन होता है उनका, दूर दूर तक होता है। छोटे कदम भरते भरते देर सबेर पहुंच जाती है। और फिर कहा है कि अगच्छन वैनते योपि पदम एकम न गच्छति। अगर जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, तो गरुड़ हो तो भी एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। ताकत तो उसकी है पूरे आसमान को आलोड़न करने की, परंतु करेगा नहीं तो कैसे होगा। इसलिए आदर्शों के प्रकाश में हमको रास्ता पता है। सुन लिया आपने मोहन भागवत को, वो कह रहे हैं कि हम 75 साल में जितना चलना चाहिए था, कभी चींटी का जिक्र कर रहे हैं, कभी गरुड़ का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चल नहीं पाए। ये आप तय कीजिएगा, क्या वाकई में हम चल नहीं पाए, या आज एक नया इतिहास 2014 के बाद रचने की बात कही जा रही है, जो कंगना रनावत कह रही थी कि 2014 के बाद असल में आज़ादी मिली है। क्या उसी को चरितार्थ करते हुए ये बयान मोहन भागवत ने नहीं दिया कि भैया 2014 से तो पहले कुछ था ही नहीं, जो भी कुछ है 2014 के बाद ही है, अब एक नया इतिहास लिखना शुरू करो। क्या उसी क्रम में मोहन भागवत ने बयान दिया है, या गलत है इस बयान को कंगना रनावत के बयान से जोड़कर देखना। वैसे एक दिलचस्प चीज आपको और बता देता हूं, इसी विज्ञान भवन में खड़े होकर 2018 में
मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और जो राष्ट्र बनेगा वो मुसलमानों के बगैर नहीं बन सकता है। ये इन्होंने यहीं खड़े होकर कहा था। और उसके बाद गाजियाबाद में भी आपने देखा, इन्होंने खड़े होकर कह दिया कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। ये अलग बात है कि बाद में कुछ और बोलने लग जाते हैं, शायद इन्हीं के अंदर से इनकी आलोचना होने लग जाती होगी तो उसके चलते सुर बदल लेते होंगे। लेकिन ये जो सवाल इन्होंने खड़ा किया कि 75 साल में कुछ भी नहीं हो पाया, देश कहीं भी नहीं चल पाया, हम लोग क्या कुछ बनाते थे उस टाइम, लेकिन आज तमाम चीजें देश के अंदर मौजूद थी जिनका ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, इसलिए लोग इनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। गलत या सही जो भी हो, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।